तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिस्क्राइब द मोमेंटम ऑफ 5 kg बॉल मूविंग वेस्टवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड। यू मस्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल। सवाल में सिंपल चीज आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भाई मोमेंटम बताइए, मास कितना दे रखा है बेटा। सिंपल सा सवाल, मास है 5 kg और आपका जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन, तो वो किस तरफ है आपकी? वेस्ट की तरफ। ठीक है, बनाना चाहोगे इसको तो हम जानते हैं कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यानी इस तरफ आपकी जो है बॉडी, मास एम इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा? सर मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और मोमेंटम में होता है, तो अगर उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका सर? वो हो जाएगा P इज इक्वल टू एम वी। तो P क्या है आपका? 5 × 2, यानी आंसर क्या आ गया? 10 kg/s। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी? डायरेक्शन सर आ जाएगी इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, जो कि कहाँ हो जाएगी? टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगी। राइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर। A block having mass 2 kg moving with velocity v is equal to 2। इसने वेक्टर फॉर्म में दे दी वेलोसिटी इस बार जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में दी है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एंड इट्स मैग्नीट्यूड। देखो, अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो वेक्टर रिलेशन क्या होता है सर? वो एम वी होता है आपका। तो अगर ये होता है तो वैसे के वैसे ही पुट करो आप यहाँ पे। सर एम क्या हो जाएगा? एम है आपका 2, वी क्या है? जैसा अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करिए क्वेश्चन को फिर। ये हो गया। तो पी क्या निकल के आ गया वेक्टर फॉर्म में? वो आ गया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और साथ में लिख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका मोमेंटम आ गया वेक्टर फॉर्म में ही। उसने बोला मैग्नीट्यूड निकालो। सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का हमें तरीका पता ही है क्या होता है। जो भी एक्स का है उसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 16 प्लस 36 प्लस 4, यानी 40, यानी 56, √56। जो भी आंसर आएगा सो आएगा आपका रूट को सॉल्व करने के बाद, बट इन द सिंपल वे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है बट क्वेश्चन अभी भी इजी ही है। अब क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, तो जो दे रखा है डेटा उसको लिखते चलो। 150 ग्राम है, इसको हमेशा किलोग्राम में लिखिए। ये हो जाएगा 0.15 kg हो जाएगा आपका, राइट। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v दे रखा है आपको 12 मीटर पर सेकेंड, इज हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल गेट्स टर्न्ड बैक विद द वेलोसिटी। आप सुनो क्वेश्चन को। उसने बोला कि मान लीजिए एक बैट है आपका, और जब बॉल आ रही थी V1, तो वो 12 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और वापस से हिट बैक करी, मतलब वो वापस से जाती है, लेकिन जब जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इफ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट टाइम, आपको इसमें इस पूरे प्रोसेस में यहाँ टकरा के वापस जाने में पूरा जो टाइम लगता है उसको उसने बोला है कि इसमें 0.01 सेकंड लगते हैं। बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा और फोर्स कितना लगा होगा? ठीक ठाक सवाल है। ठीक है, अब सुनो, इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सब देखिए। पहली बात तो हम जानते हैं कि यहाँ वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमें पहले चीज ये सोचने की जरूरत है। हम्म पहले चीज हमें ये सोचने की जरूरत है यहाँ पे कि सर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। पहले V1 को लिखा अपन ने 12, हमने इस डायरेक्शन में माना है, राइट। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? जनरली हम प्लस आई कैप मानते हैं, उसको लिख लो 12i कैप। V2 क्या है आपकी सर? वो है 20, लेकिन डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? -20i कैप लिख सकते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है सर? मोमेंटम आपका होता है m × v, राइट। उसने उसने बोला चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा डेल्टा पी, और वो क्या हो जाएगा आपका? P2 माइनस P1। और P2 कितना हो जाएगा? M v2 माइनस M v1। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या निकल के आ जाएगा बेटा? वो निकल के आ जाएगा आपका M v2 माइनस V1 निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। डायरेक्शन है तो आपको साइन के साथ पुट करना होगा चीजों को, याद रखिए। तो यहाँ पे m कितना है सर? वो है आपका 0.15 इंटू V2 कितना है आपका? वो है -20, और यहाँ पे -12i कैप। तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 20, और 12 दोनों जुड़ जाएंगे आपके, तो इट विल बिकम योर -32i कैप। तो वेक्टर फॉर्म में जो डेल्टा पी निकल के आ गया, वो निकल के क्या आ गया आपका? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 32, यानी 15, 15 टू या 30, 15 3 जा 40 है, 45 यानी 48।
फोर्टी फोर एट पॉइंट में एट आपके दो डेसिमल आ जाएंगे, तो आपका आ गया 4.8 माइनस 4.8 आई कैप। ठीक है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम निकाला। जब आपको आई कैप जे कैप नहीं दिए गए होते हैं, तो आप उस टाइम मोमेंटम का सिर्फ वेक्टर निकाल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो। ये आ जाएगा 4.8 केजी मीटर पर सेकंड। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में इसने ये पूछा है, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में इसने ये पूछा है कि फोर्स कितना लगा होगा। तो इस बात पे ध्यान देगा, ये अच्छी चीज है बेटा। फोर्स को मैंने बताया था सेकंड लॉ से आपका, दैट फोर्स इज डीपी बाय dt, राइट। अगर वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं, तो आप इसी फोर्स को क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हो। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो वो 4.8 निकाला अपन ने। टाइम कितना दे रखा था आपको, ये पूरा प्रोसेस होने में जो टाइम लगता है वो है 0.01 सेकेंड। तो आपका फोर्स कितना निकल के आ गया, फोर्स निकल के आ जाएगा बेटा 480 न्यूटन। ठीक है, आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी आपकी। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। पढ़ के पढ़ोगे ही नहीं क्वेश्चन को, समझ में कैसे आएगा फिर आपके। तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय P इज इक्वल टू आपको दे रखा है AT² माइनस 2BT दे रखा है। फाइंड द टाइम एट विच फोर्स ऑन पार्टिकल बिकम जीरो। ठीक सवाल है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इसने बोला है कि देखो एक बात याद रखिए, समझने वाली जो चीज है ना वो मैं आपको बगल में समझाता रहूंगा। जब बेटा आपको P1 एंड P2 आर गिवन सेपरेटली, अलग से दे रखे हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले सवाल में, दिस वन, इसमें जब आपने P1 और P2 आप अलग अलग निकाल पा रहे थे, तो डेल्टा पी आप डायरेक्टली निकाल पा रहे थे अलग अलग। ठीक है, उस केस में आपका फोर्स को जब आपको निकालना है, तो आप डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करोगे, यानी T2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1, या सिंपल, अगर इनिशियल टाइम जो होता है जनरली जीरो होता है, तो हम सिंपल टी भी लिख सकते हैं। जब P1 और P2 क्या होते हैं बेटा, सेपरेटली आपको गिवन होते हैं। बट इफ, ऐसे सवाल ना हम मोशन में करके आए हैं, इफ P इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर जो मोमेंटम है इट इज गिवन यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उस केस में बेटा आपका जो फोर्स होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डीपी बाय dt। इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और हम जानते हैं कि फिजिक्स में या मैथ में रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है आपका, डिफरेंशिएशन, या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, ये वाली चीज। अब इसको हम लौट के आते हैं अपने सवाल पे। तो मोमेंटम आपको इस बार देखोगे ध्यान से, तो मोमेंटम आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। अगर इट इज गिवन यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप यहां से समझ सकते हो कि आप यहाँ पे जब फोर्स निकालने जाओगे, तो आप क्या करोगे, डीपी बाय टी करोगे। इसमें बोला है फोर्स जीरो कहाँ होगा, उसने सवाल में ये पूछा है आपसे कि फोर्स जीरो कहाँ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फोर्स जीरो वहां होगा जहां फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी, तो उसके लिए हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स को निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करोगे आप यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 280 माइनस सिंपल 2b। अब तो यार बेटा आपको डिफरेंशिएशन की आदत पड़ जानी चाहिए, इतने दिन से पढ़ रहे हो आप डिफरेंशिएशन। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया आपका फोर्स। कल को हो सकता है ए और बी की कोई वैल्यू दे देगा, तो आप उस केस में निकाल सकते हो। यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट बोल रखा है। सवाल में ये नहीं पूछा कि फोर्स निकालो, सवाल नहीं पूछा कि बताइए वो टाइम जब फोर्स जीरो होता है, तो फोर्स को जीरो रख दो, तो क्या हो जाएगा, 280 माइनस 2b इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा बेटा आपका, 2b/2a, यानी 2 से 2 कटेगा, यानी जब टाइम की वैल्यू b/a होगी, उस टाइम पे आपका फोर्स क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं होता है। क्वेश्चन है आपसे, फोर्स आपको दे रखा है, फोर्स इज 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप एंड प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ टी इन अ बॉडी। टी गलत लिखा हुआ कुछ, मान लो लिखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। अब देखो, हम जानते हैं कि सर यूजिंग सेकंड लॉ का जो रिजल्ट आया था कि F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m होता है, लेकिन ये एक वेक्टर रिलेशन होता है, मतलब a को और मास को दोनों का वेक्टर फॉर्म में जनरली रखते होता है, राइट। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो मैंने दिया है। दूसरी बात ये, मास तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना,
अगर मुझे बेटा मास निकालना है तो वो एफ अपॉन ए से निकालना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं करते। ये कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, और हम दो वेक्टर को डिवाइड नहीं करते। तो जब भी स्केलर निकालना है हमें और डिवाइड करना है तो हम मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड करते हैं इस तरह से। क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका आंसर वेक्टर डिवाइड डिवीजन से तो आ नहीं सकते, वेक्टर डिवीजन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, तो हम वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको लिख नहीं सकते। इसलिए हमें मास निकालने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, 6 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, और आपको नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेशन 2 दे ही रखा है। इससे आप तो मतलब ये सवाल इजी है, बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें कभी कभी क्या हो, कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं ना इसमें, वो क्या कर देंगे यहाँ पे, ये सब देखो एफ दे रखा है आपको, मास निकालेंगे, एफ कितना हो गया 6 i कैप माइनस 8 j कैप प्लस 10 k कैप। जो गलती है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ से बोल देंगे सर देखिए इसका आंसर याद आएगा 4 j कैप प्लस 5 k कैप। बेटा ये गलत है, गलत है। रीजन क्या है इससे गलत होने का, गलत भी कहना गलत है, ये पाप है एक्चुअली। रीजन क्या है इससे गलत होने का, क्योंकि बेटा मास तो वेक्टर क्वांटिटी होती ही नहीं है, मास तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आप वेक्टर में आंसर कैसे निकाल सकते हैं, गलत है ना ऐसे लिखना। ठीक है, इसलिए इस तरीके से करना गलत है, आपको दोनों का मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ मास। ऊपर को देखो सॉल्व करने वाली बात है, तो 36 प्लस 64 प्लस 100 अंडर रूट, ये आपका मास, ये ऊपर 36 प्लस 60 100 प्लस 100 आपका हो गया 200। 200 का मतलब क्या हो गया बेटा आपका 10√2 डिवाइड बाय 2, तो मास की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5√2 kg। ऑप्शन में डिपेंड करता होगा कि कैसी वैल्यू दी गई। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये इजी क्वेश्चन ही है, बट ये है आपको कुछ कुछ में छोटी छोटी गलती इंसान बच्चा कर सकता है, और उस गलती को समझने की आपको जरूरत है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कंडेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फोर्स। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, अच्छा नहीं कहूंगा मैं, इसका लेवल थोड़ा सा ठीक हो गया पहले के कंपेरिजन में। A force of 15 Newton acts on a block in the direction as shown in the figure. The block is of 5 kg mass resting on a smooth horizontal surface. Find out the acceleration of the block. देखो बेटा आपका जो इस बार समझना है इस क्वेश्चन को, आपका जो इस बार फोर्स है ना वो टेढ़ा लगा हुआ है। टेढ़ा मतलब वो एक्स में भी दिख रहा है, वो वाई में भी दिख रहा है, देख लो ना, वो इस बार टेढ़ा है, तो इसके दो कंपोनेंट आ सकते हैं, एक्स में भी और वाई में भी। पहला एक काम करते हैं, इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कैसे बनाओगे सर, ये देखो ना, आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका इस वाली डायरेक्शन में आ सकता है, एक कंपोनेंट इसका इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, जब भी बेटा हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो हम मेन जो आपका क्या कहते हैं फोर्स होता है उसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसी को तोड़ के तो ये आया है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप लोग मुझे बताओ, बता पाओ वैसे बता सकते हो, मुझे बताओ कि यहाँ पर एक फोर्स तो ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि उसको हमने रिजोल्व किया। देखो जब उसको रिजोल्व करो तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, इन दोनों को मिला के तो वो ऐसे आएगा इस तरह से, राइट। अब कोई बच्चा मुझे यहाँ दिमाग लगा बताओ, देखो वो आता है 50 cos 60 होगा या 50 sin 60 होगा, मुझे बताओ ऊपर वाला जो ये है कि 50 cos 60 होगा कि sin 60 होगा, ये आप बताइए प्लीज। cos 60। cos 60 वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था जिस एक्सिस के साथ आप एंगल लेते हो उस वाले को cos मानते हैं, तो ये 50 cos 60 हो जाएगा। तो एक cos 60 है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एफ वाई डायरेक्शन में, ये हो गया आपका एफ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, जो हमने निकाला है। अब एक बात समझिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग अगर आप लगाओ, लगाने की चेष्टा करो, कोशिश करो थोड़ा दिमाग लगाने की, तो सीधी सी बात है यार, क्योंकि नीचे तो जमीन है ना, नीचे अगर जमीन है तो बॉडी बेटा इस वाले डायरेक्शन में बॉडी कैन नॉट मूव। उसने बॉडी का पूछा है कि बॉडी का कितना होगा एक्सेलरेशन, तो इस वाले डायरेक्शन में इन दिस एक्सिस बॉडी कैन नॉट बी मूव। क्यों नहीं मूव बेटा, जमीन है नहीं, जमीन के अंदर थोड़ा घुस जाएगी फाड़ के। ठीक है, वहां तो नॉर्मल है बैलेंस करने का, ये नॉर्मल वाला सवाल बन जाता है, इसको नॉर्मल करके क्या करेगा, इस सवाल में ये भी पूछा जा सकता था कि नॉर्मल निकाल के बताओ, चलो उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मान लो इस सवाल में आपको पूछ भी लूंगा नॉर्मल निकाल के बताओ, पहले हम बात करते हैं। तो सर बॉडी सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में चल सकती है, बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस में चल सकती है, मोशन इज पॉसिबल। वाई में इसलिए नहीं चल सकती कि नीचे जमीन है, जमीन को फाड़ के अंदर थोड़ा चले जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ चल सकती है कौन सी, एक्स एक्सिस में चल सकती है आपका। और एक्स एक्सिस में आप क्या बोलोगे सर, अगर एक्सिस में चल सकती है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स लिख देंगे। समझ लो बात को, वाई में चल नहीं सकती, एक्स में चल सकती है, तो सिर्फ एक्स में लिखेंगे। एफ एक्स कितने का बेटा, वो है 50 sin 60। मास कितना है बॉडी का सर, वो है 5। ए एक्स मुझे क्या करना है, निकालना है, और यहाँ से ए एक्स क्या आ जाएगा 50 sin 60 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से हो जाएगा 10 60 sin 60 वैल्यू बेटा √3/2, यहाँ से ए एक्स कितना निकल के आ जाएगा बेटा 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और क्योंकि वाई में मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि वाई में बॉडी मूव कर ही नहीं सकती, तो बॉडी का देखो ए एक्स कितना निकल के आ गया, वो आ गया 5√3। ए वाई क्या हो गया 0, क्योंकि मूव कर नहीं सकती। तो आपका नेट एक्सेशन भी क्या आ जाएगा सर, जब आपका एक्स वाई में एक्सेशन है ही नहीं, तो नेट एक्सेशन किसके बराबर होगा, ए एक्स के बराबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मैं तो आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तब लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब दिख ही रहा है कि वाई में चल नहीं सकती तो क्यों लिख रहे हो ए वाई को फालतू, ठीक है, टाइम वेस्ट है। इस सवाल में जो एक्स्ट्रा आपसे पूछ सकता है, मैं उस पर एक बार वापस से फोकस दिखाता हूँ, आपसे बोल सकता है बेटा मुझे नॉर्मल फोर्स निकाल के बताओ। मैंने आपको नॉर्मल फोर्स पढ़ा रखा है, जिसको याद ना हो पिछली वीडियो जाकर देख ले, ठीक है, नोट्स भी मैंने आपको भेज रखे हैं, पिछली वीडियो जाकर देख सकता है। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बेटा उसके लिए हम बनाते हैं एफबीडी। एफबीडी बनाने के बाद आप एक्स और वाई सब जगह एफबीडी देखो, क्योंकि नॉर्मल किस में लगेगा ना बेटा, नॉर्मल तो एक्स में लगेगा, ठीक है। नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो नॉर्मल कैसे ऊपर की तरफ लगेगा, तो देखो नॉर्मल आपका ये है कॉन्टेक्ट सरफेस, तो याद ना हो मैं इसलिए बताऊँ, ये होगी कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब एस लगेगा, और बॉडी को दबाने की कोशिश करें मतलब एस लगेगा। और क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम कहीं भी बॉडी को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रही है चीज जाके पिछली वाली वीडियो देखो, ठीक है, एनएलएम 3 वाली वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नॉर्मल लग गया ऊपर, नीचे एक फोर्स तो हमेशा लगता है जो क्या होता है एमजी, ये तो हमेशा लगता है ना। और एमजी कितने का हो गया बेटा, एमजी यहाँ पे हो गया 5 है, 10 ले लेते हैं तो 15 न्यूटन हो गया एमजी। अब आप ये भूल गए कि एक 50 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा था ना सर हमेशा से, 50 न्यूटन का फोर्स तो हमेशा से लग ही रहा था। बस इतना फर्क था कि 50 न्यूटन फोर्स के हमने दो कंपोनेंट कर लिए थे आपके, एक एफ एक्स और एक एफ वाई वाला, ठीक है। मुझे क्योंकि नॉर्मल निकालना है, क्योंकि बेटा मुझे नॉर्मल निकालना है, तो मैं सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में आपके फोर्स देखना चाह रहा हूँ। देखो देखने को तो आप एक्स में बना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स वाले का काम तो हो गया ना, एक्स वाले का काम क्या था, एक्सेलरेशन निकालना, वो आपने निकाल लिया। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है नॉर्मल निकालना, नॉर्मल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल निकालने के लिए तुम्हें वाई एक्सिस में देखने पड़ेंगे फोर्स के नंबर। अब जो तुम्हारा एफ वाई लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो सब नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे तो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। सर अगर वो नीचे की तरफ लग रहा है तो मैं उसको नीचे की तरफ बना सकता हूँ ना। सर यहाँ तो आपने ऊपर बनाया था, वहां आप नीचे बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यही चीज समझाई थी लास्ट टाइम भी, लाइन ऑफ एक्शन में अगर कोई चीज आपको डायरेक्शन देखने की, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ है तो आप नीचे की तरफ कहीं बना दो, ऊपर से नीचे बनाओ, नीचे से ऊपर बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस ये डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए। और कितना हो गया बेटा ये एफ आई हो गई। अब क्योंकि बेटा वाई एक्सिस में बॉडी मूव नहीं कर रही है, बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, सो यू कैन इजीली से दैट कि ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बेटा वाई में चल ही नहीं रही ना, वाई इसका मतलब जहां पर है वाई एक्सिस, जहां पर है बॉडी वहीं पर रहेगी, यानी ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर। इसी को हम आगे जाके इक्विलिब्रियम के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो, फीलिंग करो इन चीज की। तो एफ वाई कितना है सर, वो है आपका 50 cos 60 प्लस एम जी कितना लिख दिया अपन 50। 50 cos 60 कितना होता है बेटा 1/2 होता है, प्लस 50 ये क्या हो गया 25 प्लस 50 यानी 75 न्यूटन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह के सवाल में आपसे नॉर्मल भी पूछा जा सकता है बेटा, नॉर्मल कहीं पे भी कैसे भी लग सकता है। इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां एफबीडी समझना चाहिए। मैं यहाँ पे जो फोर्स दिखा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में दिखा रहा हूँ, नॉर्मल सिर्फ वाई एक्सिस में लगा, नॉर्मल किसी और एक्सिस में लगा तो मैं वहां के फोर्स भी दिखाता। एक्स में भी फोर्स लग रहा है, बस मैं इसको दिखा नहीं रहा क्योंकि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत नहीं है, उसका काम मैं पहले ही एक्सेस निकालने के लिए कर चुकी हूँ। ठीक ठाक क्वेश्चन था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस इन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट चीज है जिसका नाम है बेटा आपका इम्पल्स। हो सकता है क्लास अचानक बीच में एंड हो जाए, तो उसके बाद क्लास का एंड ही मान लेंगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट चीज है बेटा जिसका नाम है इम्पल्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको उस टाइम बताया था इम्पल्स को हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। इम्पल्स का बेटा मतलब वही होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन इम्पल्स की परिभाषा कुछ और होती है। मैं आपको पहले इम्पल्स समझा चुका हूँ, वो आप जानते भी हैं क्या होता है, लेकिन इम्पल्स को हम थोड़ा एक नए तरीके से, एक नई चीज के नाम से पढ़ रहे हैं। तो वो होता क्या है कि एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, और इवन आप बैडमिंटन खेल रहे हो, कोई भी चीज खेल रहे हो जिसमें बहुत तेज बहुत चीजें चल रही हैं। आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल जब लौट के वापस आई, अगर आप उसको पकड़ते हो तो आपके हाथ पे चोट लगती है ना, आपके हाथ पे आपको फील तो होता है कि आपके हाथ पे चोट लगी है, ठीक है। तो वो चोट जो लगती है वो फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, बहुत बड़ा फोर्स या इवन एक छोटा मोटा फोर्स भी आपके हाथ पे जब लगता है तो बहुत कम टाइम में आप उस बॉल को रोक देते हो। तो बहुत कम टाइम में आपने उसका मोमेंटम इतना जल्दी चेंज कर दिया, बहुत कम टाइम में आपने उसका मोमेंटम इतना जल्दी चेंज कर दिया। तो बहुत कम टाइम के लिए जब कोई बहुत बड़ा फोर्स कहीं पे एक्ट करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका इम्पल्स बोलते हैं। वो जो एक एक चीज निकल के आती है वहां से, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और जो फोर्स होता है उसको हम एवरेज फोर्स या इम्पल्स फोर्स बोलते हैं। समझते हैं डेफिनेशन, व्हेन अ लार्ज फोर्स, डेफिनेशन आप देख सकते हो, व्हेन अ लार्ज फोर्स is applied on a body for a very short duration of time या for a very short interval of time, then the product of force and time interval, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स।
डिफाइन करने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इम्पल्स को क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ये इसकी होगी क्या डेफिनेशन, ये क्या होगी इसकी बेटा डेफिनेशन होगी। लेकिन फीलिंग क्या है, फीलिंग है जब कोई बड़े फोर्स को बहुत कम टाइम में के लिए आप सहते हो, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। जैसे एक सवाल मैं आपको फील दिलाता हूँ कि याद है बैट वाला सवाल, इस बैट वाले सवाल में क्या हुआ कि V1 आ रहा था 12, V2 आ रहा था 12, तो जब इस पे बॉल टकराई होगी तो क्या बहुत तगड़ा फोर्स मारा होगा जिससे बॉल पलट के वापस चली गई होगी, और क्या ये टाइम देखा लो कितना कम है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोर्स लगा होगा बहुत कम टाइम के लिए, बहुत बड़ा फोर्स लगा होगा बहुत कम टाइम के लिए, तो उस टाइम पे जो फील हुआ होगा ना बैट को फील हुआ होगा वहां पे इम्पल्स। बहुत कम टाइम के लिए जब आप एक बड़े फोर्स को लगाते हो तो इम्पल्स इसको हम बोलते हैं। डिफाइन करने जाओगे डेफिनेशन वाइज, डेफिनेशन सिंपली होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स। जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, आप पहले पढ़ चुके हो वही फॉर्मूला है, वापस से बता देता हूँ, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। देखो जे को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये होता है आपका एफ इंटू डेल्टा टी, क्योंकि बेटा आपका डेल्टा टी क्या होगा, छोटा सा टाइम इंटरवल, ठीक है, ये टाइम इंटरवल है ना स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। और ये क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये लार्ज होता है। तो ये जो लार्ज है इसी को हम बुलाते हैं आपका इम्पल्सिव फोर्स, और कुछ किताबें इसको एवरेज फोर्स के नाम से बुला लेती हैं क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे लगता है। ठीक है, ये आपका हो गया, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टी तो स्केलर क्वांटिटी और फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका इम्पल्स भी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इम्पल्स क्या होगी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, राइट, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब हम, क्योंकि हम सेकंड लॉ में पढ़ के आए हैं हम, देखो मेन फॉर्मूला ये होगा, सेकंड लॉ में हम पढ़ के आए हैं कि फ्रॉम सेकंड लॉ कि आपका एफ जो होता है बेटा उसको हम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी कह सकते हैं, अगर मैं फोर्स को ऐसे एवरेज बात करता हूँ तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा पी इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ आपका एफ डेल्टा टी। एक बच्चा बोलेगा सर आपने डीपी बाई डी बताया था, बात वही है। डीपी जो होता है, डीटी जो होता है बहुत छोटे छोटे डिफरेंस के लिए होता है, डेल्टा जो होता है वो भी चेंज ही होता है, बस वो थोड़ा टाइम ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा नहीं मतलब फाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा पी एफ डेल्टा टी। अब भाई एक बार आप इसको देखो और इसको देखो, या दोनों चीज सेम दिख रही है, बिल्कुल सेम दिख रही है। तो मैं यहाँ से इम्पल्स का एक नया फॉर्मूला भी कहने को बना सकता हूँ। सर इम्पल्स क्या बन सकता है आपका, इम्पल्स इज एफ, अगर फोर्स दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, नहीं दे रखा हो तो आप चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हो, और दोनों ही काइंड ऑफ डेफिनेशन बन जाएंगी आपकी इम्पल्स की। इम्पल्स को आप दो तरीके डिफाइन कर सकते हो, या तो आप डिफाइन करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर चेंज इन मोमेंटम के नाम से भी आप इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हो। ये चेंज इन मोमेंटम आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पहली वाली क्लासेस में बता चुका हूँ, किसी को याद ना हो तो एक बार जाकर देख सकते हैं वापस से। कुछ सिंपल सिंपल बातें कर लेते हैं जो हमें पूरी फिजिक्स में बातें करनी होगी। पहली बात करते हैं यूनिट ऑफ इम्पल्स की। तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, देखो या तो डेल्टा पी के हिसाब से जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड मास इंटू वेलोसिटी, या आप एफ इंटू डेल्टा टी के हिसाब से जाओगे तो वहां से भी क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकंड। तो इन दोनों में से बेटा कोई भी यूनिट देखने को मिल सकती है आपको, कोई भी यूनिट देखने को मिल सकती है। डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन आप चाहे ऊपर वाले से निकालो चाहे नीचे वाले से निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किलोग्राम मीटर, किलोग्राम का क्या हो गया, एम हो गया, मीटर का क्या हो गया, एल हो गया, और वो क्या हो गया, एम एल टी माइनस में। किसी से भी निकालो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। अब इसमें कैलकुलेटिंग द एवरेज और इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स या आपका क्या कहते हैं एवरेज फोर्स भी बोलते हैं इसको कभी कभी हम, उसको कैसे निकाला जाता है मैंने अभी अभी समझा दिया आपको। अभी मैंने बताया कि सर जे क्या होता है, जे होता है आपका एफ इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। यहाँ से अगर जे आपको दे दिया जाए तो आप जे अपॉन डेल्टा टी कर दोगे, या तो वहां से निकाल दोगे। ये एवरेज फोर्स जब ये टाइम इंटरवल आपको दे रखा हो ना तब आप इस तरह से निकाल सकते हो, अगर जे दे रखा हो। नहीं दे रखा हो तो आप जानते हो सर जे को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, और जे को हम क्या लिखते हैं, एफ डेल्टा टी भी लिखते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के नाम से भी उस एवरेज फोर्स या इम्पल्स, ये फोर्स बहुत बड़ा निकल के आता है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि ये बड़ा क्यों निकल के आता है, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा होता है इसीलिए आपकी जो वैल्यू है फोर्स की वो बहुत बड़ी, लार्ज, वेरी लार्ज वैल्यू। और लार्ज वैल्यू होने की वजह से इसको हम कभी कभी क्या बुलाते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बुलाते हैं।
इम्पल्स को या इम्पल्सिव फोर्स को आपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी किया है और उसके एग्जाम्पल भी आपने पढ़ रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल नीचे लिखा, अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग। मैंने अभी बताया था कि आप एक जो जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, उसको पता होगा कि आप जनरली जब क्रिकेट की बॉल को कैच करते हो ना, जब बहुत दूर से आ रही होती है, तो आप उसके मोमेंटम को अचानक जीरो कर देते हो। बॉल आई, बहुत तेज आ रही थी, आपने हाथ में पकड़ी और अचानक जीरो कर दी, तो बहुत कम टाइम में उसकी स्पीड जीरो हो गई। तो आप क्या करते हो ना, ऐसे केस में अपने हाथ को क्या करते हो, थोड़ा लोअर करते हो, पीछे की तरफ करते हो, अपने हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ करते हो, जिससे क्या होता है, आपका हाथ में चोट लगने की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई। उससे क्या होता है, जितना कम टाइम चोट ज्यादा उतना बड़ा फोर्स। शॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी गाड़ी में शॉकर्स होते हैं। देखो शॉकर्स क्यों होते हैं? मान लीजिए आपने अचानक ब्रेक मारा, अचानक स्पीड ब्रेकर है, आपने अचानक ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से क्या होगा, आपकी गाड़ी अचानक रुकने की उस पर आएगी। तो बहुत कम टाइम में अचानक तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, अचानक मोमेंटम चेंज होगा, तो हो सकता है तुम्हारी गाड़ी के अंदर बहुत तगड़े फोर्स पैदा हो। उसके लिए हम शॉकर लगाते हैं ताकि वो आपकी गाड़ी को तोड़ ना दे। ठीक है, बफर्स आर प्रोवाइडेड इन बोगीज और ट्रेन। बफर्स या आपकी स्प्रिंग्स प्रोवाइड होती हैं आपके ट्रेन के अंदर। ठीक है, बफर मतलब वो दो दो डब्बों के बीच में थोड़ी जगह होती है ना, जिसमें देखते हो जब ट्रेन रुकती है तो थोड़ा झटका सा लगता है, वो उसी वजह से लगता है कि आप वरना टूट जाएगी ट्रेन। अ पर्सन जंपिंग ऑन अ हार्ड कंटेंट फ्लोर, जब आप किसी मान लो आप छत से कूद गए, छत से नहीं सॉरी दीवार से कूद रहे हो या कहीं से कूद रहे हो, तो आप देखते हो जब कूदते हो ना, तो आप कूदने के बाद थोड़ा सा झुक के बैठ जाते हो। ठीक है, क्यों बैठते हो ऐसा? क्योंकि ताकि आपके पैरों पे अचानक बहुत तगड़ा फोर्स जो लग रहा है, उसको थोड़ा सा हल्का सा टाइम मिल जाए उसको फोर्स को जीरो करने के लिए। ठीक है, या उसके मोमेंटम को जीरो करने के लिए। नेक्स्ट चीज है बेटा, इम्पल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ। अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, इस पे अच्छे सवाल भी आ जाते हैं, जे नीट में कभी भी आते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कि अगर आपको मान लीजिए फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो मैथमेटिकली जब भी हम कोई ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं ना, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं। और क्या सोचते हैं इंटीग्रेशन के बारे में? हम सोचते हैं कि सर ऐसे वाई डी एक्स यानी आपका एफ डी टी सोचते हैं। और एफ डी टी हो क्या गया, फोर्स इंटू टाइम। ये क्या होगा बेटा? ये कुछ नहीं होता, इम्पल्स होता है। तो ये याद रखिएगा, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा आपको? इम्पल्स प्रोवाइड करेगा या चेंज इन। और इसके कुछ ठीक ठाक सवाल बन जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास थोड़ी सी हमने शॉर्ट रखी है, समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे ठीक ठाक टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो बेटा आज की क्लास को फिर हम यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।